मान्य सदस्यगण, कल दिनांक 9 अगस्त को संपूर्ण राष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं जयंती मनाई जाएगी। दिनांक 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र को करो या मरो का मंत्र दिया था। बाबू के आह्वान पर पूरे राष्ट्र ने विदेशी शासन से भारत को स्वतंत्र कराने का सामूहिक संकल्प लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन देशवासियों के बीच अटूट एकता की शक्ति और अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हमारे शांतिपूर्ण प्रतिरोध का शाश्वत प्रतीक है। इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हैं। प्रश्न संख्या अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को हमारे पूर्व सहयोगी श्री सतपाल मलिक के निधन के बारे में सूचित करना है। वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पहले श्री मलिक 1980 से 1989 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री सतपाल मलिक केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री और अनेक संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सतपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री सतपाल मलिक का निधन 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा श्री सतपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। पूर्व राज्यपाल का प्रोटोकॉल नहीं मिला था दरअसल। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगित प्रस्ताव की सूचनाएं की प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल मैडम। थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 3 माननीय श्री संजय सेठ जी। Honorable Sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the House a copy, each in English and Hindi, of the papers mentioned against my name at serial number 3, today's revised list of business. आइटम नंबर 4 माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर मैडम की अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेज स्वतंत्र पटल पर रखना चाहती हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 महासचिव।
Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 7th August 2025 agreed without any amendment to the Coastal Shipping Bill 2025 as passed by Lok Sabha. धन्यवाद। आइटम नंबर 6 माननीय श्री गणेश सिंह जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 8वें और 9वें प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करणों के एक प्रति प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 7 माननीय श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यक्रम की समीक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए दिए गए विशेष बल के आलोक में अध्यापक प्रशिक्षण हेतु की गई पहल से संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का एक 368वां प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 8 माननीय श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी। Sir, I rise to lay on the table a copy of each of the following reports of the Standing Committee of Industry, both in English and Hindi. The 329th report on the action taken by the government on the recommendations and observations contained in the 326th report of the Committee of Demands of Grants pertaining to the Ministry of Heavy Industry, and secondly, the 330th report on the action taken by the government on the recommendation and observations contained in the 327th report of the Committee of the Demands of Grants 2025-26 pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Industries. Thank you, sir. आइटम नंबर 9 माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह। माननीय महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध परमाणु ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अनुदान मांगे 2025-26 के संबंध में विभाग संबंधित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 387, 393 प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समितियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी क्रमशः 394वें, 395वें, 396वें, 397वें, 398वें, 99वें और 400वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 माननीय श्रीमती मंजू शर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 11 माननीय मंत्री जी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to announce that government business for the remaining part of the 5th session of the 18th Lok Sabha will consist of, number 1, consideration of any items of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the following bills: the National Sports Governance Bill 2025, the National Anti-Doping Amendment Bill 2025, the Indian Ports Bill 2025. Second, consideration and passing of the Income Tax Bill 2025 as reported by Select Committee. Thank you. माननीय सदस्यगण, आज शुक्रवार 377 का मैटर भी लिया जाता है, लेकिन अगर
अगर सदस्य इस तरह चले तो बहुत मुश्किल होगा। खास करके आप मेज पे ऐसा नहीं बजा सकते हैं, ये डोल नहीं है, ये डोल नहीं है, आप मेज पे ऐसा नहीं बजा सकते हैं। कृपया इसको आप बंद कीजिए। Immediately please stop this. You can't bang the table. You cannot bang the table like this. This is Parliament, this is Lok Sabha. People have elected you to represent them decently. You are supposed to behave responsibly and decently. This is not the way. This is not done. Entire country is watching, entire nation is watching. I take a very strong objection to banging of the table of the Honorable Speaker. This will go on record. I take a very strong objection to this. This is not done. नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से तुरंत मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। I am again requesting you, I am once again requesting you, there are very important bills to be taken up in this session. Very, very important bills to be taken up this session. You cannot storm the well like this every time. In every time you do this, you are not allowing the business to be taken up. And there are very, very objectionable behavior patterns that I am observing. This is not done. Please understand. Entire nation is watching. Entire country is watching. Your own electorate who voted you and sent you here to behave responsibly, they are also watching you. And you cannot do like this. So you don't want to, please, I'm requesting you, please go back to your seat. Kindly go back to your seats. I will listen to you. Kindly go back to, I will give you an opportunity. I will give you an opportunity. Please go back to your seats. कृपया आप अपने अपने सीट पे जाइए, मैं आपकी बात सुनूंगा। सदस्यगण, उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हैं। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 281-281 श्री कालीचरण सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 281। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्नकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सादर आभार करता हूं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन नीति, नेशनल हेल्थ वर्क फोर्स पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है क्या, जो राज्यों के मानक भर्ती समय सीमा, स्टाफिंग नर्स और नियुक्ति के लिए केवल मार्गदर्शन करे। अध्यक्ष महोदय, फिलहाल ऐसी कोई नीति लाने पर मंत्रालय में कोई विचार नहीं हो रहा है। जहां तक राज्यों में ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर की उपलब्धता का विषय है, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम राज्यों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, जिससे वो अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सकें और मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकें। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री श्री राजेश मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रश्नकाल के दौरान मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशन में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान की वजह से जो विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना है, गरीब जनता
बड़ी अस्पतालों में भी, चिन्हित अस्पतालों में उपचार हो रहा है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रोगों की प्राथमिक चिकित्सा पास में मिल सके, इसके लिए पीएचसी, सीएचसी व स्थापित जन आरोग्य मंदिरों में चिकित्सकों की उपलब्धता बहुत कम है। देश की जनसंख्या के हिसाब से एमबीबीएस डॉक्टरों की बहुत कमी है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि एनएचएम के तहत पीएचसी, सीएचसी व स्थापित जन आरोग्य मंदिरों में बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस चिकित्सकों जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया था, क्या उन्हें प्राथमिक प्रशिक्षण देकर वहां पदस्थ करने की कोई योजना है क्या? वह यदि नहीं है तो हम चिकित्सा सुविधा कैसे उपलब्ध करवाएंगे? वह चिकित्सकों की कमी हम कब तक पूरा कर सकेंगे? धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहती हूँ कि भारत की सरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हमारे डॉक्टर्स की और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की देश में उपलब्धता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दृष्टि से हमने बहुत बड़ा कदम उठाया। देश के अंदर 157 नए मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए, जिसके माध्यम से आज बड़ी संख्या में देश को डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ हमने मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए वहाँ पर हम को लोकेशन में नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना भी कर रहे हैं, जिससे कि नर्सिंग स्टाफ भी मिल सके। जहाँ तक हमारे सीएचसी, पीएचसी या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मैन पावर की उपलब्धता का प्रश्न है, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ कि एनएचएम के तहत हम राज्यों को तमाम किस्म की वित्तीय सहायता और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। उनके द्वारा जो पीआईपीज हमें प्रपोज किए जाते हैं उसके अंतर्गत, जिससे वो अपने यहाँ मैन पावर की जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति कर सकें। और एनएचएम के तहत हमने बहुत सारे विशेष प्रबंध भी किए हैं, जैसे कि विशेष तौर से जो रूरल या हार्ड टू रीच एरियाज है वहाँ पर डॉक्टर्स को रहने के लिए हम हार्ड एरिया अलाउंस देते हैं। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हमारे सिजेरियन सेक्शंस प्रॉपरली वहाँ पे कंडक्ट हो सके, उसके लिए जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियंस हैं या एनेस्थेटिस्ट है, इनको भी हम ऑनरेरियम देते हैं। इसके साथ ही स्पेशल इंसेंटिव्स हैं एएनसी चेकअप्स कराने के लिए। और अब हमने राज्यों को नेगोशिएबल सैलरी का भी एक प्रावधान दिया है, जिसे हम कहते हैं यू कोड वी पे, यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हायर करने के लिए वो जो भी सैलरी कोड करेंगे वो राज्य उनको पे करेंगे। और इस तरीके से तमाम कोशिशें हमारी जारी हैं कि हमारे जो पीएचसी, सीएचसी और तमाम आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पे जो डॉक्टर्स की या मेडिकल स्टाफ की कमी है वो पूरी हो सके। और इसके साथ ही हम मल्टी स्किलिंग ऑफ डॉक्टर्स भी कर रहे हैं एनएचएम के तहत, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो कमी है, जो उपलब्धता है, उसे देश के कोने कोने में सुनिश्चित किया जा सके। श्री जेएम हरीश बाल योगी। Thank you, Speaker, sir, for allowing me to give the chance to raise a supplement. Sir, I would like to draw the Minister's attention. My question is also quite similar to the previous colleague who has asked. Sir, the WHO recommends a doctor-patient ratio to be 1:1,000. But in my constituency, Dr. B.R. Ambedkar, Konaseema, the ratio stands at 1:21,279. And the nurse-patient ratio is 1:13,173. These figures reflect the acute shortage of medical personnel in my constituency. In the light of this, my question to the Honourable Minister is, what measures have been undertaken to address these shortages and improve the availability of medical personnel in rural and underserved regions like my constituency? Thank you. अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने जो ब्रॉड पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, देश में डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ के शॉर्टेजेस को एड्रेस करने के लिए एनएचएम के तहत भी और अदरवाइज भी, तो मैंने पहले भी विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन की है। और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारत की सरकार पिछले 11 वर्षों से, खासतौर से हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जिस गति से काम कर रहा है, आने वाले समय में हमारा डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो WHO के नॉर्म्स के अनुरूप भी होगा और हमारे देश के किसी भी कोने में डॉक्टर्स की या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 282 श्री सीएम
रमेश। मंत्री, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 283 श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। माननीय मंत्री जी। जवाब पटल पर रख दिया गया। लाओ श्री कृष्णा। Thank you very much, sir. Recently, in Andhra Pradesh, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and under the leadership of Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu ji, there's a Yoga Divas that has happened, sir. Huge turnout has come out. Almost 3 lakh people has appeared for that Yoga Divas, sir. But, sir, my question is regarding the Ayush treatment, especially via dedicated facilities. The state's infrastructure is limited to just 2 50-bedded integrated Ayush hospitals under the construction in Kakinada and Visakhapatnam. For a state like that, only 2 50-bedded hospitals are there, sir. So there is a requirement of Ayush 50-bedded hospital even in Rayalaseema also, even in Palnadu also, in a backward place like Palnadu also. So I request the minister if there is any proposal to extend these Ayush 50-bedded hospitals in Rayalaseema as well as in backward areas of Palnadu and even Ongolu, a backward district also, sir. Thank you very much. अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है उसमें NHM के माध्यम से यहाँ पर जो काम किए जाते हैं 60-40 के रेशियो में काम किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश का जो वित्तीय आवंटन है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 2013-14 में पूरे देश के लिए जो 36,000 करोड़ था उसमें से जो गतिविधियाँ एक मिनट तो प्रश्न का जरा समझ में नहीं है कि आपको क्या पूछना चाहते जरा नंबर। Hello, sir. Can you hear me? Sir, there are only 2 50-bedded Ayush hospitals in state of Andhra Pradesh. In state of Andhra Pradesh, the two, one in Visakhapatnam and the other one is in Kakinada. But there is another region, backward region of Rayalaseema, which doesn't have a 50-bedded hospital. There is a region like Ongole, which is a backward district. There is my district also, which is a backward district, where there is no provision of a Ayush 50-bedded hospital. So I request you, is there extension of is there a possibility for you to sanction more Ayush hospitals so that this facility can extend to even backward areas of Rayalaseema, Palnadu and Ongole? This is the question. Thank you. अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के बारे में जो पूछा गया है तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 616 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 13 निजी स्वास्थ्य देखभाल और 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन के मद्देनजर अतिरिक्त 10 CSC और 13 PSC और 1786 भवन रहित SSC आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के लिए राज्यों को आवंटित बजट के पुनर्नियोजन भी किया गया, जिसमें 571 इकाइयों को परिचालन करने वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक आवंटित यूनिटों की संख्या को 45 तक सीमित किया गया था। राज्यों के प्रस्ताव के अनुसार 1786 भवन रहित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 45 UAAM, 26 IPHL और 24 CCB के निर्माण सुदृढ़ीकरण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 236 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर को भी स्वीकृति दी है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार PM अभियान के अंतर्गत 45 UAAM में से वर्तमान में 5 UAAN भी कार्यरत है। अध्यक्ष महोदय, PIK के माध्यम से आंध्र सरकार से जो भी यहाँ पर डिमांड आती है तो निश्चित रूप से
उसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता देने की कोशिश की जाए। श्री उत्कर्ष वर्मा, माननीय मंत्री जी, माननीय रसायन सूचना सभापति पर रख दी गई है। एसपी वाला मेरी लोकसभा इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही। क्या मंत्री जी ये आंकड़ा बताने की कृपा करेंगे कि कितनी खाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नेपाल तस्करी में हर वर्ष चली जाती है, जिससे किसानों का हक मारा जाता है और उनको समय पर यूरिया नहीं मिल पाता? माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फर्टिलाइज़र को किसानों तक पहुँचाना इसका मैंडेट मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र की है और इसको हम बखूबी सारे देश में कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम कर रहे हैं। जहाँ तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, वहाँ हमारी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के द्वारा यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके जो रिक्वायरमेंट बताई गई, वो यूरिया की रिक्वायरमेंट थी 1,21,918 मेट्रिक टन और इनको 1,30,276 मेट्रिक टन दे दिया गया है और इनकी जो सेल है वो 1,25,130 हुई है। अभी 5,146 स्टॉक में पड़ा हुआ है यूरिया। ये मैं लखीमपुर खीरी का बता रहा हूँ। उसी तरीके से डैप जो है डीएपी, वो 12,801 इनकी रिक्वायरमेट थी, 14,847 इनको दे दिया गया है और जो सेल हुई है वो 10,662 हुई है, 4,185 ये इनके पास स्टॉक अभी पड़ा हुआ है। एमओपी ने 844 मेट्रिक टन इनको दिया गया है, इनकी रिक्वायरमेंट थी। इनको 2,377 मेट्रिक टन दिया गया है, जिसमें से इनका सेल सिर्फ 1,839 मेट्रिक टन हुआ है। 538 मेट्रिक टन इनके पास पड़ा हुआ है लखीमपुर खीरी में। जहां तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और ये प्रदेश की जिम्मेवारी है कि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर होर्डिंग को रोके और स्मगलिंग को रोके और ये रोकने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। और इसमें जो हमारा है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 ये आता है और इसमें फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत इसको रोकना और किसानों तक पहुंचाना इसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी ताकत दी गई है कि वो स्मगलिंग को रोके। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक एक्शन का सवाल है, ब्लैक मार्केटिंग के 140 केसेस नोट हुए हैं, होर्डिंग के 5 केसेस, सब स्टैंडर्ड के 24 केसेस, डाइवर्जन के 41 केसेस इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग के हुए हैं। और इसमें जो एक्शन हुआ है, नंबर ऑफ लाइसेंस कैंसल्ड एंड सस्पेंडेड ब्लैक मार्केटिंग में 2,695, होर्डिंग में 62, सब स्टैंडर्ड में 106, डाइवर्जन में 294, टोटल 3,157 केसेस पर लाइसेंस कैंसिल हुए हैं या सस्पेंड हुए हैं। शो कॉज नोटिस जो है वो ब्लैक मार्केटिंग पर 2811, होर्डिंग पर 391, सब स्टैंडर्ड पर 1351, डाइवर्जन पर 1442 और टोटल शो कॉज नोटिस 5,995 यानी 6,000 के आसपास हुआ है। इस तरीके से इंस्पेक्शन जो है वो 1,58,128 इंस्पेक्शन हुए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि हम स्मगलिंग को, डाइवर्जन को, सब स्टैंडर्ड को और होर्डिंग को बखूबी रोकें और इस काम में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तत्परता से काम कर रही है। क्या सरकार की भविष्य में योजना है कि किसानों की सब्सिडी डायरेक्ट उनके खातों में दी जाए? सब्सिडी लाखों करोड़ रुपए हम खाद के माध्यम से देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट में नहीं देते और ऐसा कोई विचार भी नहीं। श्रीमती
हरसिमरत कौर। जी सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि लगातार पंजाब में हर एक सीजन में डीएपी की इतनी बड़ी शॉर्टेज भी आती है और ब्लैक मार्केटिंग ऐसे होती है कि एक डीएपी के बैग के लिए जो 1350 रुपए का होना पड़ता है तो उनको ज़बरदस्ती 3000 तक का दूसरा सामान भी खरीदवाया जाता है जो डीएपी चाहिए। तो माननीय मंत्री जी बताएंगे कि पिछले 3 साल से 5.5 लाख मेट्रिक टन जो एलोकेशन है पंजाब की वो कितना उसके अगेंस्ट एलोकेट किया है केंद्र ने और जो शॉर्टेज रही है उसकी भरपाई के लिए क्या किया है। और इसी के साथ मेरा सवाल जुड़ा है कि डीएपी की जगह जो एनपीके बेचा जाता है किसानों को एज अ सब्स्टिट्यूट जो 1720 रुपए का है, क्या आप उसमें कोई सब्सिडी ज़्यादा कम करेंगे? क्योंकि अब चाइना ने जब एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, अपने पॉलिसी बदल दिया है जिस करके डीएपी की शॉर्टेज हो रही है, तो किसान डीएपी ना मिलने करके उसके ऊपर शोषण ना किया जाए, ब्लैक में उसको ना खरीदना पड़े, इसके बारे में आप क्या करें? क्योंकि आपके रिप्लाई ने बोला है कि ब्लैक मार्केटिंग में पंजाब में 2323 रेड्स हुए, लेकिन एफआईआर एक भी नहीं फाइल हुआ जब मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक सेलर जबरदस्ती ब्लैक मार्केटिंग करके किसानों से पैसा वसूली कर रहा था जब डीएपी की जरूरत थी। Sir, this question pertains to Uttar Pradesh, Lakhimpur Kheri. This question does not pertain to Punjab. If a separate question is we will certainly answer it. Grade 5 श्री जुगल किशोर। माननीय मंत्री जी तो जवाब पटल पर रख देगा। श्री चंदन चौहान। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन को चलने दें। ये आपका नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है और नियोजित तरीके से आप सदन रोज स्थगित कराते हैं। देश की जनता इसको देख रही है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है, अपने अपनी सीट पर जाके विराजे और ये नियोजित सदन बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देश देख रहा है इस बात को लेकर। सदन की कार्रवाई